हेलो एवरीवन, आई होप यू एवरीवन इज डूइंग परफेक्टली फाइन। सो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपके हर एग्जाम में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिलहाल मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ डेली क्वेश्चंस। पहले आपको जाके ऐप में इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही आप इन सोल्यूशंस को देखें। जब आप ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करते हो ना, तो होता ये है कि आपके खुद के अपने तरीके बनते चलते हैं। जब आप एक क्वेश्चन को देखोगे, जब आप एक ग्राफ को देखोगे, तो क्योंकि आपने वैसे क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाने लगता है और आप ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट देने लगोगे। तो ध्यान रखना है कि पहले जाके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, देखिए आपने कितना किया है, कितना नहीं किया है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग कि भाई मुझे और कितनी मेहनत करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, तो देखते हैं आज के कौन कौन से हमारे क्वेश्चन थे। ओके, पहला सवाल पूछा गया था बच्चों, allosteric enzymes are distinguished by their response to substrate concentration in addition to their susceptibility to regulation by other molecules। पूछा गया है कौन सा कर्व यहाँ से रिप्रेजेंट करता है एलोस्टेरिक एंजाइम्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो हम दो एंजाइम्स को कंसिडर करते हैं। एक हम पढ़ते हैं एमएम एंजाइम, इसका मतलब होता है बच्चों माइकलिस मेंटन एंजाइम। और माइकलिस मेंटन एंजाइम कैसे एंजाइम्स होते हैं? तो ये होते हैं एंजाइम्स विच हैव सिंगल सब यूनिट। और वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम्स की, तो ये यूजुअली मल्टीमेरिक एंजाइम्स रहते हैं। ये हमारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनमें एलोस्टेरिक साइट भी अलग से देखने मिलता है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं? हमारे ऐसे एंजाइम्स जिनके पास एक्टिव साइट तो होता ही है। इनके पास में हमको दो साइट्स नजर आते हैं। एक होता है एक्टिव साइट जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, दूसरा होता है बच्चों एलोस्टेरिक साइट। और ये एलोस्टेरिक साइट वो साइट रहता है जहां पे हमारा एक इफेक्टर मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है। एलोस्टेरिक साइट में बच्चों एक इफेक्टर मॉलिक्यूल हो सकता है, एक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर हो सकता है एक नेगेटिव मॉड्यूलेटर हो। तो बेसिकली ये एक हमारा ऐसा रीजन रहता है, एक ऐसी साइट है जहाँ पे ये चीज़ें आके बाइंड होती है। तो पूछा गया है जो हमको चार कर्व्स नजर आ रहे हैं, इसमें से कौन सा कर्व है जो एलोस्टेरिक एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने एक बात बहुत अच्छे से पढ़ी है कि जो माइकलिस मेंटन एंजाइम रहता है, दे शो अस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ठीक है, दे शो अस द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। बट अगर हम बात करते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स की, तो ये क्या करते हैं? ये हमको सिग्मोइडल कर्व शो करते हैं। दे शो अस द सिग्मोइडल कर्व कि भाई जब इफेक्टर मॉलिक्यूल आएगा तो इफेक्टर मॉलिक्यूल की वजह से फिर हमको यहाँ पे ग्रेजुअली चेंज नजर आता है। तो अगर आप देखोगे सारे ग्राफ को, तो ये हमारा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व। ये तो आपका जे शेप्ड कर्व है, ये हम इकोलॉजी में हम एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज दी, ये आपका एक पीक नज़र आ रहा है पिरामिड शेप में। ये हम लोग को देखने को मिल सकता है सबस्ट्रेट टेम्परेचर के केस में, क्योंकि सॉरी नॉट सबस्ट्रेट, अब पीएच और टेम्परेचर के केस में, बिकॉज हर एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच पे बेस्ट काम करता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेस्ट काम करता है। तो वहाँ हमको इस तरीके का कर्व दिखेगा। बट क्योंकि बात की जा रही थी एक एलोस्टेरिक एंजाइम की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ते हैं आगे, विच एंजाइम कॉजेज द रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट फ्रॉम एटीपी। अगर मैं बात करूं बच्चों हमारे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के स्ट्रक्चर की, तो शुगर है, शुगर के ऊपर होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो क्योंकि ये बात कर रहे हैं एटीपी की, तो मैंने एडिनिन लिख लिया। देन देयर इज दिस ट्राइफॉस्फेट फॉर्म प्रेजेंट, देयर इज दिस ट्राइफॉस्फेट फॉर्म प्रेजेंट। पूछा गया है कौन सा एंजाइम है जो इस एटीपी में से पायरोफॉस्फेट को रिमूव करेगा, मतलब ये पायरोफॉस्फेट सेपरेट हो जाए और एएमपी मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाए। ये काम कौन कराता है? एटीपीएस नहीं, आरएनए पॉलीमरेज, एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अगर हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की, तो आरएनए पॉलीमरेज में क्या नजर आएगा? भाई उनके पास में OH OH, ये सेम काम डीएनए पॉलीमरेज भी करवा सकता है, आरएनए पॉलीमरेज भी करवा सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं?
तो ये एक राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब कि आरएनटीपी का इस्तेमाल करते हैं। और ये आरएनटीपी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, तो भाई ये एक नाइट्रोजनस बेस को, एक न्यूक्लियोटाइड को अपने एक्टिव साइट में एंट्री देंगे। उसमें से जो पायरोफॉस्फेट फॉर्म रहता है उसको सेपरेट आउट कर दिया जाता है, और जो मोनोफॉस्फेट फॉर्म रहता है उस फॉर्म को ऐड करवाया जाता है इन द नाइट्रोजनस इन द आरएनए स्ट्रक्चर। तो कौन रिमूव करेगा ट्राइफॉस्फेट फॉर्म से पायरोफॉस्फेट को और मोनोफॉस्फेट को ऐड करवाएगा? दैट विल बी डन बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। Which pair correctly matches the enzyme with its allosteric activator? हमको यहाँ पे कुछ एलोस्टेरिक एंजाइम्स का नाम दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो करेक्ट है, एक्टिवेटर का काम कर रहा है। अब देखो एक्टिवेटर क्या करता है, तो ये हमारे एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा, और इनिबिटर क्या करता है, तो ये एंजाइम पे नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। कोई भी एक अगर एंजाइम है तो इस एंजाइम पे पॉजिटिव इफेक्ट या फिर नेगेटिव इफेक्ट हमारा इनिबिटर या फिर एक्टिवेटर दे सकता है। अब अगर आप ये एंजाइम्स को ध्यान से पढ़ो, हेक्सोकाइनेज है, PFK1 है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, वी हैव द पायरुवेट काइनेज। ये तीन तो मुझे स्ट्रेट ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ये क्या है, तो ये एक हमारा लिंकेज स्टेप का एंजाइम है। ग्लाइकोलिसिस कब परफॉर्म होनी चाहिए, एनर्जी रिच कंडीशन और एनर्जी डेफिसिट कंडीशन। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस कब परफॉर्म होता है बच्चों, जब रहता है एनर्जी डेफिसिट कंडीशन। क्योंकि अगर एनर्जी लेस है तो बॉडी को एटीपी प्रोडक्शन करना है, और एटीपी बनाने का एक पाथवे होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। तो अगर ऑलरेडी एनर्जी की डेफिसिट वाली कंडीशन है, तो इस एनर्जी की डेफिसिट वाली कंडीशन में ही हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे परफॉर्म किया जाता है। और जब ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे परफॉर्म किया जाएगा तो एनर्जी डेफिसिट है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी डेफिसिट के कंडीशन की, तो एनर्जी का डेफिसिट होने का मतलब क्या है, सेल में एएमपी का लेवल हाई रहना, सेल में एडीपी का लेवल हाई रहना, सेल में एनएडी का लेवल हाई रहना, ये सब हाई रहेंगे। और अगर ये मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो ये एक एक्टिवेटर का काम कर सकते हैं। अगर सेल में ऑलरेडी एटीपी रिच कंडीशन है तो भाई ये तो इनिबिशन कराएंगे, ठीक है, वो क्या करवाएंगे, वो इनिबिशन करवाएंगे। बिकॉज अगर ऑलरेडी एटीपी रिच कंडीशन है तो व्हाई डू वी नीड मोर ग्लाइकोलिसिस। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीमर्स? एपीमर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक मोनोसेकेराइड है, दो मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहे, ठीक, द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल्स विल बी एग्जैक्टली सेम, बस कोई एक कार्बन में हमको डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से एग्जांपल्स की बात करूँ, तो जो हमारा ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये आपस में एपीमर्स है। ग्लूकोज के 3 एपीमर्स होते हैं, C2 एपीमर है, C4 एपीमर है। तो अगर आपको एग्जांपल्स पता है कि ग्लूकोज के और कौन कौन से 2 एपीमर्स है, एक तो बता दिया है गैलेक्टोज है, उसके अलावा और 2 है। कौन से 2 है बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नेक्स्ट इज डिजिटोनिन। डिजिटोनिन पूछा गया है कि ये क्या होता है। अब डिजिटोनिन क्या होता है, दरअसल में दिस इज अ टॉक्सिक, ये एक प्लांट होता है डिजिटलिस प्यूरप्यूरिया, उस प्लांट से हमको मिलता है। एंड दिस इज एक्चुअली अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, दिस इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और ये इनिबिट करता है सोडियम पोटेशियम पंप। अगर सोडियम पोटेशियम पंप इनिबिट हो गया, तो सोडियम पोटेशियम पंप इनिबिशन की वजह से जो हमारा सोडियम और जो हमारा एक्सचेंजर रहता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, वो एक्सचेंजर काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर सोडियम पोटेशियम पंप ट्रैप हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो कैल्शियम बाहर नहीं जा पाएगा। कैल्शियम बाहर नहीं जा पाएगा तो कैल्शियम का लेवल हार्ट सेल्स में बढ़ता है, हमारे कार्डियक टिश्यूज में बढ़ता है, विच लीड्स टू दी मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो कार्डियक में शायद डिफेक्ट है, प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उसको ये ठीक करा सकता है। तो ये क्या है दरअसल में, दिस इज अ ग्लाइकोसाइड। So I hope the questions are clear to everyone.
डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं, तो जाइएगा और जाके शुरुआत से हर टेस्ट को अटेंड कीजिए। अब तक लगभग 350 क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके अपना प्रिपरेशन चेक करो, बढ़िया क्वेश्चंस, हर वैरायटी के, हर डोमेन के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने मिलेंगे। तो जाके आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करें, देखें कि भाई आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर। होमवर्क आपको मैंने दिया है ग्लूकोज के, गैलेक्टोज तो एक एपीमर है, और दो एपीमर्स होते हैं, कौन से होते हैं बताइएगा ज़रूर। सी ऑल्सो हैव अ ग्रेट डे एंड वेरी हैप्पी लर्निंग।